Let's discuss methods of purification of organic compounds. Now, अब प्यूरिफाई करने से पहले हमें इस बात का जांच करने की जरूरत है कि वेदर द गिवन कंपाउंड इज प्योर और इम्प्योर। अब देखो, प्यूरिटी टेस्ट करने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट को टेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं तो सॉलिड की प्यूरिटी उसके मेल्टिंग पॉइंट से पता चलती है, और लिक्विड्स जो होते हैं उनकी प्यूरिटी उसके बॉइलिंग पॉइंट से पता चलती है। सो बाय टेस्टिंग द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, प्यूरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी टेस्टेड। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जो प्योर सब्सटेंस है जैसे प्योर सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प होगा, यानी नॉर्मल जो भी हम एक्सपेक्ट करेंगे वो आएगा। लेकिन मान के चलो उसमें अगर इंप्यूरिटी प्रेजेंट हो तो उसमें डेविएशन दिखेगा। सेम हैपेंस विथ लिक्विड्स आल्सो। अगर एक आध लिक्विड प्योर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट एज इट इज दिखेगा। जैसे कि कंसीडर वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें अगर इंप्यूरिटी प्रेजेंट हो तो वो डेविएट करेगा, यानी 100 रिकॉर्ड नहीं होगा। इससे हमें पता चलता है कि वेदर द सब्सटेंस इज प्योर और इम्प्योर। सो प्राइमरीली सबसे पहली बात ये याद रखो, प्यूरिटी ऑफ अ कंपाउंड, प्यूरिटी ऑफ अ कंपाउंड is checked by determining boiling point और मेल्टिंग पॉइंट। ये सबसे पहले याद रखो। अब सॉलिड की जो प्यूरिटी है वो मेल्टिंग पॉइंट से पता चलती है। सो प्यूरिटी ऑफ सॉलिड्स, प्यूरिटी ऑफ सॉलिड्स कैन बी टेस्टेड by its melting point, and that of liquid is tested by its boiling point. अब यहां पे हम देखेंगे कुछ मेथड्स टू प्यूरिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, अब देखिए, सब्लिमेशन का टेक्निकल मीनिंग होता है कन्वर्शन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू गैसियस सब्सटेंस डायरेक्टली, यानी लिक्विड फेज में न जाते हुए अगर वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फेज में जाता है तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहेंगे। Normally, sublimation is a process used to purify sublimable solids from non-sublimable impurities. याद रखें, अब हमारा जो सब्सटेंस है वो सब्लिमेबल होना चाहिए और इम्प्यूरिटीज जो है वो नॉन सब्लिमेबल होना चाहिए। सो याद रखें, सो सब्लिमेबल solids can be isolated from non-sublimable impurities, ये चीज याद रखें। जैसे कि कैम्फर विच हैपन्स टू बी द सब्लिमेबल सॉलिड, तो उसमें मान के चलो कोई इंप्यूरिटी प्रेजेंट है तो उसको आप हीट करेंगे, उसको सब्लाइम करेंगे, उसके वेपर्स कलेक्ट करके उसको फिर से कूल करेंगे। वेपर्स जैसे ही कूल होंगे तो डेफिनेटली वी कैन हैव द प्योर सॉलिड। सो इट इज अ वेरी फर्स्ट मेथड टू ब्रिंग अबाउट purification. Now second method happens to be the crystallization. Second method of purification is the crystallization.
अब सबसे पहली बात ये याद रखें कि क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखें, सो इट इज अ मेथड, it is a method to purify solid organic कंपाउंड, यानी सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम किस चीज का एडवांटेज लेते हैं? सो दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिफरेंशियल सोल्यूबिलिटीज ऑफ द सब्सटेंस एंड द इंप्यूरिटी, यानी इंप्यूरिटी और हमारा सब्सटेंस यानी जिसको हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं, इनके सोल्यूबिलिटीज एखादे स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिफर करने चाहिए। उसी बात का हम यहां पे एडवांटेज लेंगे। सो याद रखें, इट इज बेस्ड ऑन difference, it is based on difference in solubility of compound and impurity in a suitable solvent। अब देखिए, जो कंपाउंड है, इंप्योर्ड कंपाउंड मस्ट बी स्पेरिंगली सोल्यूबल एट रूम टेम्परेचर एंड इट शुड बी हाईली सोल्यूबल एट एलिवेटेड टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। तो ये चीज याद रखें। सो उस तरह का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट यूज करेंगे। सो impure compound must be sparingly soluble at room temperature but highly soluble at high temperature in a solvent, यानी जो भी सॉल्वेंट हम यूज करेंगे उसी प्रकार का सॉल्वेंट हमें यूज करना है। ऐसे में अब आगे की स्टेप क्या होगी? सॉल्यूशन इज मेड, इनफैक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग दैट इम्प्योर्ड कंपाउंड इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। सो सॉल्यूशन इज मेड सैचुरेटेड by dissolving impure compound। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। solution is made saturated by dissolving impure compound in a सॉल्वेंट। अब आगे क्या करोगे? जैसे ही हम इसको ठंडा करते हैं, यानी ऑन कूलिंग, जो देखो हाई टेम्परेचर पे तो वो सब्सटेंस हमारा जो प्योर सब यानी जो भी जिसको हम प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे कंपाउंड, वो हाई टेम्परेचर पे सोल्यूबल है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम किया जाता है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, तो प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगा। सो ऑन कूलिंग pure compound crystallizes out leaving impurity in the solution। ये चीज याद रखो। so on cooling pure compound crystallizes out leaving impurity behind in a solution। यानी हमारा impurity जो था वो तो क्या बोलते उसको ज्यादा सोल्यूबल था, लेकिन हमारा कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे स्पेरिंगली सोल्यूबल था। इसलिए जैसे ही हम ठंडा करेंगे सॉल्यूशन को,
तो वो क्रिस्टलाइज होगा कौन, प्योर कंपाउंड. सो इट इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन. इट इज रिमूव्ड बाय फिल्टरेशन, यानी फिल्टर करके सॉल्यूशन को हम लोग प्योर कंपाउंड को जो है वो रिमूव कर सकते हैं. सो क्रिस्टलाइजेशन जो है वो दो अलग अलग सॉल्वेंट्स में भी कंडक्ट किया जा सकता है जिसमें प्रेफरेंशियल सोल्यूबिलिटी दिखे. सो ये एक हमारे पास ऑप्शन होता है. सो याद रखें, क्रिस्टलाइजेशन कैन बी carried out in mixture of two solvents, where substance is soluble in one of those, यानी दो में से एक सॉल्वेंट में वो हाईली सोल्यूबल होना चाहिए और दूसरे में नहीं. तो इस प्रकार के मिक्सचर से भी आप आइसोलेट कर सकते हैं, क्रिस्टलाइज कर सकते हो. अब जो कलरिंग मैटर अगर उसमें कुछ प्रेजेंट रहे तो उसे एडसॉर्प्शन के द्वारा आप रिमूव कर सकते हैं यूजिंग चारकोल. सो याद रखें, colored matter is removed by adsorption. अब दूसरी बात, फॉर इम्प्यूरिटी ऑफ कंपेरेबल सोल्यूबिलिटीज हमें रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन करना होगा. जैसे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है सॉलिड, उसके अंदर जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, इम्प्यूरिटी का और उस कंपाउंड का सोल्यूबिलिटी अगर कंपेरेबल हो तो ऐसे में हमें क्रिस्टलाइजेशन को रिपीटेड मैनर में करना चाहिए. सो ये एक चीज याद रखें. सो फॉर impurity of comparable solubility, repeated crystallization is to be carried out. सो रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन हमें करना पड़ेगा. तो ये था क्रिस्टलाइजेशन और सब्लिमेशन, जिसको यूज करके हम सॉलिड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं. अब हम देखेंगे लिक्विड्स को प्यूरिफाई करने का तरीका, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है डिस्टिलेशन. अब देखिए डिस्टिलेशन क्या चीज है और ये कब यूज होता है. So distillation is a method to separate volatile liquid from non-volatile impurity. ये एक चीज हो गया. या फिर दो ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में अप्रिशिएबल डिफरेंस हो, उनको भी सेपरेट और प्यूरिफाई करने के लिए डिस्टिलेशन यूज किया जा सकता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, it is a method to separate volatile liquids from non volatile impurities or liquids having sufficient difference in their boiling points. ये चीज याद रखो सबसे पहली बात. अब यहां पे क्या होता है कि दो लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग है, तो डेफिनेटली दे वुड वेपोराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. सो लिक्विड्स having different
boiling point vaporize at different टेम्परेचर्स, अलग अलग टेम्परेचर पे वो वेपोराइज होंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके वेपर्स कलेक्ट करना है सेपरेटली और उसको कंडेंस करना है ताकि वो आइसोलेट हो जाए। सो वेपर्स आर कलेक्टेड एंड condensed separately to isolate the liquids। so liquids को आइसोलेट करने के लिए उनको सेपरेटली कलेक्ट करके कंडेंस करना चाहिए। इसमें एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 334 केल्विन, एंड एनिलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 457 केल्विन, आर separated easily by this method, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अप्रिशिएबल डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, लिक्विड मिक्सचर जो है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में हमें लेना होगा। सो व्हाट वी नीड टू डू, सो लिक्विड मिक्सचर is taken in round bottom flask and heated केयरफुल्ली, उसको हीट करना होगा आगे चल के। सो जैसे ही बॉइल होते हैं, ऑन बॉइलिंग वेपर्स ऑफ लोअर बॉइलिंग कंपोनेंट फॉर्म फर्स्ट, सबसे पहले वो फॉर्म होंगे और उनको आइसोलेट करके हमें कंडेंस करना होगा। डेफिनेटली जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले वेपोराइज होगा, उसके वेपर्स हम पहले कलेक्ट करेंगे। सो याद रखें, ऑन बॉइलिंग व्हाट हैपेंस, वेपर्स of lower boiling component are formed first, सबसे पहले वो प्रोड्यूस होंगे। the vapors are collected by using condenser और liquid is collected in a receiver, याद रखें। so उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके कंडेंस करेंगे। सो याद रखें, वेपर्स आर कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड इन अ रिसीवर। सो रिसीवर में हम रिसीव करके रख लेंगे। अब जो हायर बॉइलिंग कंपोनेंट है उस मिक्सचर में का, वो बाद में फिर क्या होगा, वेपोराइज होगा, उसके साथ भी आप लोग यही काम करेंगे। सो द वेपर्स ऑफ हाई बॉइलिंग कंपोनेंट फॉर्म latter and the liquid can be collected separately। सो इस प्रकार से डिस्टिलेशन करके हम लिक्विड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब अगला मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए, मान के चलो हमारे पास मिक्सचर है दो लिक्विड्स का जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स लगभग एक जैसे है, यानी क्लोज है। ऐसे में हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों मिक्सचर में के दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में का डिफरेंस बहुत कम हो
तो चांसेस होते हैं कि वेपर्स में दोनों के, यानी वेपर्स, हम जो वेपर्स कलेक्ट करेंगे उसमें दोनों कंपोनेंट के वेपर्स हो, तो दिक्कत ये होगी कि सेपरेट कैसे किया जाए। तो ऐसे में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। सो इट इज द मेथड used to separate the two liquids having nearly same boiling point। अब इसमें क्या होता है कि हमें जो वेपर्स है, ऑब्वियसली वेपर्स में दोनों के मिक्सचर्स होंगे, उन्हें कंडेंस करने से पहले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास करना होता है, याद रखें। सो इन दिस मेथड व्हाट वी नीड टू डू, वेपर्स ऑफ टू liquids are passed through a fractionating column में से हमें पास करना होता है, that too before condensation। अगर आप यूं ही कंडेंस करें तो दोनों लिक्विड्स बराबर फिर उसमें प्रेजेंट होंगे, आइसोलेट नहीं होंगे। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है राउंड बॉटम फ्लास्क के माउथ पे फिट किया जाता है, याद रखें। सो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज fitted over mouth of round bottom flask, round bottom flask, round bottom flask, याद रखें। अब ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा है वो सबसे पहले कंडेंस होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो बाद में कंडेंस होगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पास करने के वजह से। सो याद रखें, सो वेपर्स ऑफ लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट condense before the liquid या condense before those with lower boiling point, यानी जिसका boiling point ज्यादा है उसके वेपर सबसे पहले कंडेंस होंगे और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो बाद में कंडेंस होगा। अब इस चीज का बेहतरीन एग्जांपल हम दे सकते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में। हम लोग क्रूड ऑयल से अलग अलग फ्रैक्शंस को सेपरेट करते हैं, दैट इज द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो सेपरेशन ऑफ डिफरेंट fractions from the crude oil in petroleum industry. So this is the most suitable application जो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब इसके बाद अगला मेथड आता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, सबसे पहले तो ये जो मेथड है ये यूज होता है टू प्यूरिफाई द लिक्विड्स हैविंग
वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी बड़ा हो या ज्यादा हो। और दूसरी बात, वो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट या उसके थोड़ा नीचे के टेम्परेचर पे डिकम्पोज होते हो, उनको हम लोग इस मेथड से प्यूरिफाई करते हैं। सो दिस मेथड is used to purify liquids with very high boiling point। सबसे पहली बात यह है very high boiling point, and which decompose at or below their boiling point। अब मान के चलो बॉइलिंग पॉइंट इतने टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज हो जाए तो उसकी केमिकल एक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि वो प्यूरिफाई हो, आइसोलेट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे लिक्विड्स के मामलों में उनके सरफेस के ऊपर का प्रेशर रिड्यूस करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक आधे लिक्विड को बॉइल करने का क्या मतलब होता है, उनका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर में लाने के लिए जो भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बुलाते हैं। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर सरफेस के ऊपर का रिड्यूस कर सकते हैं तो प्रेशर रिड्यूस करने के वजह से वो कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, जिस टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज नहीं होगा। सो याद रखें, सच लिक्विड्स आर boiled at temperature lower than their boiling point। अब ये कैसा होगा, by reducing the pressure on their surface। So pressure can be reduced by using the vacuum pump। So एक चीज याद रखो, so pressure can be reduced by using vacuum pump। वैक्यूम पंप के आधार से हम लोग प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस हो जाए तो डेफिनेटली दैट लिक्विड विल बॉयल एट लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल हम दे सकते हैं, जो हम लोग सैपोनिफिकेशन कराते हैं, सैपोनिफिकेशन के बाद जो स्पेंट लाई होता है सोप सॉल्यूशन के अंदर, उसमें से ग्लिसरॉल को आइसोलेट करने के लिए ये मेथड को हम एडॉप्ट कर सकते हैं। सो एग्जांपल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं, ग्लिसरॉल कैन बी separated from spent lye in soap industry by this method। क्योंकि ग्लिसरॉल जो है उसी के बॉइलिंग पॉइंट इतने टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए we need to separate glycerol using this method, that is the distillation under reduced pressure। अब अगला मेथड हम देखेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। अब याद रखिए स्टीम डिस्टिलेशन ये जो मेथड है, it is applied for the steam volatile substances and which are immiscible with water। so ये सबसे पहली वो बात याद रखे, steam distillation is applied to separate the substances which are
steam, volatile and immiscible with water. सो इसमें होता क्या है, स्टीम जो है वो स्टीम जनरेटर से इस्तेमाल किया जाता है और उसे पास किया जाता है जिसमें वो लिक्विड प्रेजेंट हो जिसका हम डिस्टिलेशन करना चाहते हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस मेथड, स्टीम from a steam generator is passed through heated flask containing the liquid to be distilled. अब जो स्टीम और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है उसे कलेक्ट करके कंडेंस किया जाता है. आगे चल के हमें क्या करना होगा, सो मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड volatile compound is condensed and collected. उसके बाद जो कंपाउंड है वो सेपरेटिंग फनेल से सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि वो इमिसिबल है. सो द कंपाउंड is later separated from water by using separating funnel से उसे हम आइसोलेट कर देंगे. अब इसमें होता क्या है, देखो, प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर व्हेन बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके मिक्सचर जो है वो बॉईल करना स्टार्ट करेगा. सो लिक्विड के बॉईल होने का ये कार्यक्रम याद रखे. सो इन दिस मेथड लिक्विड बॉइल्स when sum of pressure, I mean vapor pressure, sum of vapor pressure due to compound and that due to water vapor becomes इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इतना होना चाहिए तब जाके वो बॉईल करेगा. सो ऑर्गेनिक लिक्विड जो है वो सबसे पहले वेपोराइज होगा, याद रखे. सो वो भी लोअर क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर पे वेपोराइज होगा, देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट. सो ऑर्गेनिक compound vaporizes at lower temperature than its boiling point. अब इस मेथड से हम एनिलीन को आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर. सो एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं एनिलीन is separated from aniline water mixture by this method. So ये होता है स्टीम डिस्टिलेशन.